हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस चैनल फॉर जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम्स। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन का लास्ट सेक्शन गो थ्रू करेंगे और आई विश आपको प्रीवियस सेक्शन ने बहुत हेल्प किया हो। प्रोनाउन जो भी कुछ आपने सीखा आज तक वो आपको हेल्पफुल रहे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। और ये ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, बिना एक्सरसाइज सॉल्व किए आपको क्लैरिटी नहीं होगी, मतलब ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही एक्सपर्ट बनते जाएंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में प्रोनाउन के लास्ट सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस पर के हाफ पॉइंट्स को लर्न कर लिया था और रिमेनिंग पार्ट को आज हम देखते हैं। सो वी हैव फर्स्ट पार्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस का एक वर्ड जो है वो है वेयर। अब आप जानते हैं वेयर मतलब प्लेस का एक्सप्रेशन होता है, तो वेयर रिप्लेस किसको करता है? एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस के मीनिंग को, प्लेस को, सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज को यानी रिलेट करेगा प्लेस को। अगर हम क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस की बात करें उसमें क्वेश्चन भी प्लेसेस से रिलेटेड आता है। जैसे मैं आपको याद करवाऊँ, वेयर डू यू लिव, ये वेयर हैव यू केप्ट द बुक। तो यहाँ पर वेयर जो है वो सवाल पूछ रहा है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि वेयर क्वेश्चन पूछ रहा है। वेयर हैव यू केप्ट द बुक में आपने किताब कहाँ रखी, उस जगह से जुड़ा सवाल पूछ रहा है। ये तो था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चनिंग प्रोनाउन कह लीजिए। अभी आज हम बात किसकी कर रहे हैं? वेयर की ही, लेकिन वो रिलेटिव प्रोनाउन में। और रिलेटिव प्रोनाउन बनने में ये सवाल नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ये क्या करता है? लेट्स सी, आई often think about the place where I met you। आपने देखा प्लेस को कंटिन्यू कर रहा है ये वर्ड वेयर, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आई ऑफन थिंक अबाउट द प्लेस, मैं उस जगह के बारे में अक्सर सोचती हूँ जहाँ पे मैं तुमको मिली थी। तो आपने देखा हु डूअर की डिक्लेरेशन करता है, दैट इंडेफिनिट बनता है। विच नॉन लिविंग की बात करता है। उसी तरह से वेयर किसकी बात कर रहा है? एक प्लेस की, लेकिन क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा। ये इस प्लेस के बारे में दूसरी लाइन कंपोज कर रहा है, इस प्लेस को सब्जेक्ट की तरह दिखा रहा है अनदर लाइन के लिए। सो द प्लेस वेयर ही लिव्स इज़ फार फ्रॉम टाउन। अब देखा आपने, यहाँ पे भी प्लेस है, सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज लिखा हो, प्लेस लिखा हो, तब हम उसको वेयर से कंटिन्यू करेंगे। आई मीन इस प्लेस को सब्जेक्ट बनाकर वेयर आगे, ठीक है ना। तो ये वेयर हुआ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द प्लेसेस और फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस, जैसे कि सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज। दिस इज़ द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न। तो वेयर क्यों? सिटी है। आई वेंट टू हिज होम टाउन वेयर आई इन्जॉयड अ लॉट, है ना। तो वहाँ पे वेयर क्यों? क्योंकि होम टाउन है। तो सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज को रिलेट करता है रिलेटिव प्रोनाउन वेयर। इट्स वेरी इजी और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको स्ट्रेस नहीं बना लेना। ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, कम ही आता है। हु बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, दैट बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, वेयर बहुत रेयर आता है। नेक्स्ट पर चले तो नेक्स्ट है दैट का रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। हमने दैट लास्ट लेक्चर में, मैं आपको याद करवा दूँ, अगर एक नाउन के सामने द सेम लिखा हो या एक नाउन के सामने दी ओनली लिखा हो तो उसका रिलेटिव वर्ड दैट होता था। एग्जाम्पल, ही इज़ द सेम पर्सन दैट कैन सॉल्व दिस पजल। अब पर्सन को हु क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने उसको द सेम के साथ रिलेट किया। तो ही इज़ द सेम पर्सन, तो यहाँ पर इसके लिए रिलेटिव वर्ड क्या जाएगा? दैट कैन सॉल्व इट। तो देखा आपने दैट क्यों आया इस पर्सन के लिए, हु क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके सामने क्या लिखा है? द सेम। इसी लाइन में अगर मैं द सेम हटाकर दी ओनली लिख दूं, ही इज़ दी ओनली पर्सन दैट कैन सॉल्व दिस। तो मेरे कहने का मतलब, जब भी एक नाउन के सामने द सेम लिख दिया जाए या दी ओनली लिख दिया जाए तो वो नाउन हु नहीं है। नॉन लिविंग केस होने के बावजूद वो विच नहीं है। जैसे कि दिस इज़ द सेम मार्कर दैट यू गेव मी, दिस इज़ दी ओनली मार्कर दैट आई हैव। तो वो दैट क्यों आ रहा है मार्कर के लिए, विच क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मार्कर के सामने भी द सेम और दी ओनली लिखा हुआ है। ये हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया। इसके अलावा हमने क्या किया, मैंने आज भी रखा है, देखिए ये सेक्शन आपको, द सेम लिखा है, दी ओनली लिखा है, तो वो नाउन कभी हु नहीं है, वो नाउन कभी विच नहीं है, वो हमेशा दैट है। एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, नथिंग, नो वन, नो बडी, है ना। एनी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी,
या ऑल लिख दिया जाए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल विच नहीं, ऑल हु नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपने ये लाइन श्योरली सुनी होगी। इस लाइन में ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये ऑल के वजह से ही है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये दैट जो है ऑल की वजह से आया, हु या विच यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन, है ना। और मच लिखा हो, मच दैट यू नीड, लिटिल दैट यू नीड, तो यहाँ पे दैट लगेगा। द फ्यू, द लिटिल के सामने भी आगे हु या विच नहीं लगेगा, दैट लगेगा। तो इन वर्ड्स को अगर आप लर्न कर लेंगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इन वर्ड्स के बाद कभी विच नहीं लगा सकते हम रिलेटिव प्रोनाउन, इन वर्ड्स के बाद कभी हु नहीं लगा सकते हम रिलेटिव प्रोनाउंस। सो इनको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। शी हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, देखिए एवरीथिंग लिखा ना, तो विच नहीं, एवरीथिंग दैट आई नीडेड। तो ये एवरीथिंग एक इनडेफिनिट वर्ड है जिसके कारण विच नहीं आ सकता, यहाँ दैट आ सकता है। दिस इज़ दी ओनली बुक दैट आई हैव, देखिए ओनली की वजह से इस बुक को हमने क्या दिया, आगे दैट दिया। तो दिस इज़ दी ओनली बुक दैट आई हैव। अगर मैं दी ओनली को हटा देती हूँ लाइन से, दिस इज़ द बुक विच आई हैव, तो बुक तो विच होता है, लेकिन यहाँ दी ओनली लिखा है, इसीलिए बुक को हम दैट से रिलेट कर रहे हैं, विच से नहीं कर सकते। शी हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। अब देखिए मनी के सामने क्या लिख दिया मैंने, लिटिल, इसीलिए मनी को किससे रिलेट किया, विच से नहीं, दैट से। सो दैट जो है उसकी एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को लर्न किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया था, आज की क्लास में भी किया है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन के आने के लिए ये वर्ड जब भी होंगे इनके साथ में हमेशा दैट आएगा। अगर एक नाउन के सामने ऑल आ जाए, ऑल ह्यूमंस के लिए जा रहा है तो दैट और हु दोनों आ सकता है। ऑल अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जा रहा है, ऑल अगर नॉन लिविंग के लिए जा रहा है तो हमेशा दैट आएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लर्न करना, इनको ध्यान में रखना, तब एक्सरसाइज सॉल्व करना। फिर देखिए ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि अभी आपको सारा समझ में आ गया, सही मायने में समझ में तब आता है जब आप उसको एक्सरसाइज से सॉल्यूशन निकालें। तो प्लीज़ हैव अ लुक, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन वॉच द बोर्ड केयरफुली। सो आज के हमने 2 पॉइंट्स किए रिलेटिव प्रोनाउंस में। पहला पॉइंट हमने किया वेयर का, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन प्लेसेस को रिलेट करता है, प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज़ दैट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट हम तब लगाते हैं अगर इस तरह के वर्ड्स को कंटिन्यू करना हो लाइन में, इस तरह के वर्ड्स को दिखाना हो लाइन में, जैसे कि एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरी, नथिंग, नो वन, नोबडी, नन, है ना। एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ऑल लिख दिया जाए, नो बडी, मच, लिटिल, द सेम, दी ओनली लिख दिया जाए, या द फ्यू, द लिटिल लिख दिया जाए, तो हम इसको विच या हु नहीं देंगे, हम इसको हमेशा क्या देंगे, दैट देंगे। आई विश ये समझ में आ गया हो आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। प्रोनाउंस की फैमिली में एक वर्ड है इट, जिसका भी यूसेज हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इट को कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं। लेट्स गो थ्रू दैट पार्ट ऑल। तो इट का सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है कि इट जब भी रिप्लेस करेगा तो इट रिप्लेस करेगा सिंगुलर्स को, है ना। जब भी जैसे राम है तो राम की जगह ही जाता है ना, तो मार्कर, पेन, पेंसिल, इरेजर, इट है। मार्कर्स इट नहीं है, है ना। पेंसिल्स इट नहीं है। डॉग इट है, काउ इट है, लेकिन डॉग्स या काउज इट नहीं है। तो जब भी प्लूरल मैसेज आता है इट रिप्लेस नहीं कर सकता। इट रिप्लेस तब कर सकता है जब आप सिंगुलर की अनाउंसमेंट करो। अब चलते हैं वो सिंगुलर केसेस में क्या आता है। सबसे पहले वी शुड यूज़ इट फॉर कंट्री, नॉन लिविंग, एनिमल एंड टॉडलर्स। ध्यान दीजिएगा, कंट्री, सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज को इट से बताते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, तो इट है, ये सेकंड लाइन में इट है। और अगर एक नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो वो भी हमेशा इट है। अगर एक एनिमल को रिप्लेस करना हो तो वो भी इट है, चाहे फीमेल जेंडर ही क्यों ना एक्सप्रेस हो जाए एनिमल के लिए, लेकिन इट ही रहेगा। टॉडलर एज होती है, जैसे कि बेबी वर्ड हुआ, किड वर्ड हुआ, इन्फेंट वर्ड हुआ, चाइल्ड वर्ड हुआ, ये इट है। आप इसको ही नहीं बनाएंगे, चाहे ये ह्यूमन बीइंग का बेबी है, बट इस एज के बच्चे को हम ही, शी से नहीं इट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो एंड व्हेन अबव मेंशन थिंग्स आर इन प्लूरल वी यूज़ दे। ध्यान रखिएगा, है ना। अगर ये सारी चीज़ें प्लूरल मैसेज में आ गई तो दे, देयर, देम आ जाएगा।
अगर यही सारी चीज़ें कंट्री, नॉन लिविंग, एनिमल, टॉडलर, सिंगुलर हुई तो इट आ सकता है। एग्जाम्पल्स विल क्लैरिफाई यू बेटर। द बेबी, अब देखिए वर्ड बेबी ह्यूमन बींग का है, फिर भी ही क्यों नहीं है? क्योंकि बेबी एज है टॉडलर, जिसको इट से रिप्लेस किया जा सकता है। सो बेबी इज़ क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। इट किसके लिए है? फॉर द बेबी। तो फर्स्ट लाइन में बेबी वर्ड है, सेकेंड लाइन में रिप्लेस उसको इट ने किया, ही क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि बेबी इज़ इन एज ऑफ टॉडलर। अमेरिका एंड इज़राइल आर फ्रेंडली, अमेरिका एंड इज़राइल आर फ्रेंडली नेशंस एंड नाउ दे। अब देखिए मैंने दो कंट्रीज़ को रिप्लेस करना है, मैं इट क्यों नहीं ले पा रही? क्योंकि मुझे अमेरिका का भी जिक्र करना है, मुझे इज़राइल का भी जिक्र करना है, तो इट ने रिप्लेस नहीं किया, दे ने रिप्लेस किया। ठीक है। आई सो अ स्ट्रे डॉग, अब आप देख सकते हैं लाइन में कौन है? स्ट्रे डॉग है। तो स्ट्रे डॉग को रिप्लेस कौन करेगा? स्ट्रे डॉग के लिए जा रहा है इट वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। तो एनिमल के लिए, टॉडलर एज के लिए, नॉन लिविंग के लिए, या फिर एक कंट्री के एक्सप्रेशन के लिए वी यूज़ इट व्हेन दे आर सिंगुलर, बट व्हेन दे आर प्लूरल वी टेक दे, देयर, देम। फिर से लीजिए बोर्ड को एक नज़र मारिए और मीनवाइल मैं साइड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है नोट करने में मैं सामने हडल हूँ, तो आप प्लीज़ नोट कर लें और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इट के यूसेज में हमने सबसे पहला पॉइंट ये सीखा कि इट रिप्लेसमेंट हो सकता है, इट एक वर्ड को रिप्लेस कर सकता है अगर वो वर्ड कंट्री का नेम हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल को एक्सप्रेस करता हो, या एज जो टॉडलर्स होते हैं उनको डिफ़ाइन करता हो, जैसे कि चाइल्ड और बेबी वर्ड होता है, तो हम इसको इट से रिप्लेस करेंगे। अगर ये चारों केसेस प्लूरल मैसेज में आ जाए तो हम इनको, जैसे कि अमेरिका एंड इज़राइल का एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा है, तो ये इट से नहीं हो सकता रिप्लेस, फिर ये दे, देयर, देम से होगा। एनिमल्स भी डॉग, स्ट्रे डॉग की जगह स्ट्रे डॉग्स होता ना, तो वहाँ पर इट नहीं दे मेंशन करना पड़ता। बेबी की जगह बेबीज़ होता तो भी इट नहीं दे मेंशन करना पड़ता। आई विश आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हों कि जब भी हम इन केसेस को रिप्लेस करेंगे तो देयर मस्ट बी प्रोनाउन इट। ओके, इट के इस बेस को समझने के बाद में वी हैव समथिंग न्यू। अभी क्या है? वी यूज़ इट, हम इट को यूज़ करते हैं एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसी चीज़ को ना इंट्रोड्यूस करेगा, बट किसको करेगा? लेट्स सी। इन एक्सप्रेसिंग टाइम, अगर मुझे टाइम को एक्सप्रेस करना है, जैसे अक्सर हम एक लाइन बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आंसर कैसे करेगा अनदर पर्सन? इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 12 o'clock, इट इज़ 2:30। तो जब टाइमिंग के, क्लॉक की टाइमिंग है, ये फ़िलहाल मैंने क्लॉक टाइमिंग्स के एग्जांपल्स दिए हैं। सपोज़ करो मुझे कहना व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है, तो मैं बोलूँगी इट इज़ मंडे, इट इज़ ट्यूसडे। इफ़ आई से विच मंथ इज़ गोइंग ऑन, कौन सा मंथ का चल रहा है अभी, है ना, तो हम कहेंगे इट इज़ जनवरी, इट इज़ फेब्रुअरी। विच सेशन और सीज़न इज़ गोइंग ऑन, तो सेशन इट इज़ 2022, इट इज़ समर। तो कहने का मतलब कि जब आप टाइमिंग के किसी भी सेक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तो उस एक्सप्रेशन में जो सब्जेक्ट की ड्यूटी करेगा, सब्जेक्ट की तरह स्टार्टिंग में यूज़ किया जाएगा, दैट विल बी इट ओनली। तो वी शुड यूज़ इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन एक्सप्रेसिंग टाइम। पहला आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि टाइम एक्सप्रेस करने में सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। सेकेंड इज़ डिस्टेंस, तो इट इज़ 10 किलोमीटर्स है ना, तो वो डिस्टेंस को भी बताने में इट यूज़ होगा। टेम्परेचर, इट इज़ 100 डिग्री, वो मीन्स टेम्परेचर अगर पूछेंगे बताएंगे किसी चीज़ का 100 डिग्री तो इट इज़। वेदर बताना हो तो इट इज़ समर, इट इज़ ऑटम, इट इज़ स्प्रिंग, इट इज़ विंटर सीजन या वेदर बताना, इट्स कोल्ड, इट्स हॉट, तो वो सब एक्सप्रेशन में भी यूज़ इट। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड एज डमी और एम्प्टी सब्जेक्ट। ये डमी सब्जेक्ट माना जाता है। क्या होता है डमी सब्जेक्ट? ये डूअर नहीं है, ये लाइन का परफॉर्मर नहीं है, लेकिन लाइन की शुरुआत ये कर रहा है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट ज़रूर बोला जाएगा, लेकिन ये एम्प्टी सब्जेक्ट है, ये डमी सब्जेक्ट है, इसका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय कि लाइन की शुरुआत करने के, और ये कुछ नहीं कर रहा। तो जब आप टाइम, डिस्टेंस, वेदर और टेम्परेचर बताते हैं, उस लाइन को कंपोज करने के टाइम पर हम जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो इट होता है। एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग टुडे, है ना, इट इज़ 2 o'clock, इट्स का मतलब होता है इट इज़। जब ऐसे इट्स लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है इट इज़, या होता है इट वॉज, या होता है इट हैज़। ठीक है, ये मतलब होता है इट्स गेटिंग अ बिट लेट नाउ।
तो जब भी आपने इस तरह की लाइंस कंपोज करनी जिसमें आप टाइम, वेदर, डिस्टेंस और टेम्परेचर बता रहे हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा आपको, वो होगा हमेशा इट। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको रिक्वायर्ड है नोट डाउन करने की, अगर आप करना चाहते हैं तो। सो यूज़ ऑफ इट में हमने सबसे पहले सीखा रिप्लेस करने के टाइम पर ये एनिमल, कंट्री या फिर सिटी, कंट्री मतलब, या फिर नॉन लिविंग आइटम को रिप्लेस कर सकता है, और एक टॉडलर एज के नेम को भी रिप्लेस कर सकता है। और जब ये डमी सब्जेक्ट बनता है, ये किन एक्सप्रेशन में डमी सब्जेक्ट बनता है, तो जब एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो, आपने टाइम बताना हो, आपने डिस्टेंस बताना हो, आपने टेम्परेचर या वेदर बताना हो, तब आप इट को एज सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों यूसेज क्लियर हुए हों। अब हम चले नेक्स्ट की तरफ। अभी देखिए, अभी तक का प्रोनाउन केस हमने क्या देखा, अगर राम है सब्जेक्ट लाइन का, राम हैज़ डन हिज वर्क, सुजाता हैज़ डन हर वर्क, तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द गिवन सब्जेक्ट हम उसको हिज या हर दे पा रहे हैं। सपोज इफ़ वी आर गिवन अ कंजंक्शन, अगर हमें एक कंजंक्शन दी जाती हैं जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रही है, तो अगर मैंने बोला राम एंड श्याम, तो अब ऑब्वियस सी बात है इज़ तो नहीं आएगा, राम एंड श्याम आर हो जाएगा, डूइंग हिज वर्क नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, देयर वर्क। तो दिस इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड कंजंक्शन, अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन्स एंड से जुड़ जाएं, प्रोनाउन फॉर देम इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, प्रोनाउन उनके लिए हमेशा प्लूरल होगा, मतलब हिज हर या इट्स नहीं होगा, दे देयर देम होगा, प्लूरल केस। एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज, गलत हो गया ना, मोहन भी सब्जेक्ट है, सोहन भी सब्जेक्ट है, हाउ डू वी कम टू नो, एंड जो जोड़ रहा है दोनों को, दोनों नाउन्स को किसने कनेक्ट किया, एंड ने, तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो ये हिज गलत हुआ। द करेक्ट लाइन इज मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक्स, तो दिस इज द करेक्ट लाइन। सेकेंड रूल एंड कंजंक्शन के बारे में, व्हेन टू सिंगल नाउन्स जॉइंड बाय एंड, अगेन फिर से दो सिंगल नाउन्स को किसने जोड़ा, एंड ने, डिनोट द सेम पर्सन डिनोट कर रही हूँ या सेम थिंग को डिनोट कर रही हूँ, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर, उनके लिए यूज़ होने वाला प्रोनाउन प्लूरल कभी नहीं होता, हमेशा सिंगुलर। एंड द आर्टिकल द इज़ प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसको ना ऐसे याद रखना, आसान बनाती हूँ आपके लिए, दो नाउन हैं एंड कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन दोनों के पास अपना अपना आर्टिकल नहीं है, सिर्फ द की बात नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर, तीनों में से कोई भी आर्टिकल हो, लेकिन दोनों के पास अपना अपना नहीं है, दोनों के पास एक कॉमन आर्टिकल है। देखो, जैसे कि अ पोएट एंड राइटर, तो आपने देखा राइटर के सामने कोई आर्टिकल नहीं है, पोएट के सामने ए लिखा हुआ है, तो ये कभी दो लोग नहीं हो सकते। द हेडमास्टर एंड टीचर, ये कभी दो लोग नहीं हो सकते, ये हमेशा एक बंदा होगा, इज़ फेमस फॉर हिज राइटिंग, तो आपने देखा हिज और इज़ यानी कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे कि जो लाइन है यहाँ पर एग्जांपल, द अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रेजर्स शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क, अब ये हिज क्यों आया, क्यों नहीं देयर आया, ये दो लोग नहीं हैं, यहाँ पे आर्टिकल एक साइड पर है, द आर्टिकल आप देख सकते हैं एक ही साइड पर है, तो ये दो लोग ना माने जाएंगे, ये हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। एंड के दो पॉइंट्स हमने सीखे, पहला, अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो हमें पता है बचपन से कि ये प्लूरल है। दूसरा, अगर दो नाउन्स को जोड़ रहा है लेकिन दोनों के पास अपना आर्टिकल नहीं है, एक के पास है, एक ही साइड पर शुरू में होता है, तो ये पर्सन, प्लेस या थिंग कुछ भी हो, ये हमेशा सिंगुलर है, ये कभी प्लूरल नहीं है। तो प्लीज़ देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो प्रोनाउन लगाने में कई बार सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल बेस को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि इन दो पॉइंट्स में हमने क्या सीखा, एंड कंजंक्शन से रिलेटेड ये 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, द केस ऑफ द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल, सो इज द रीज़न वर्ब एंड प्रोनाउन हैव टू बी प्लूरल, मतलब जब दो सब्जेक्ट को एंड जोड़ता है तो दोनों सब्जेक्ट माने जाते हैं, प्लूरल बन जाता है केस, तो वर्ब भी प्लूरल होता है और प्रोनाउन भी प्लूरल होता है, जैसे कि मोहन एंड सोहन हैव लगा और दोनों को रिप्लेस देयर ने किया, करेक्ट हुआ।
बट जब दो सब्जेक्ट्स हों, दो नाउन्स हो मुझे कहना चाहिए, व्हेन टू सिंगल नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एंड बोथ नाउन्स आर प्रेसीडेड बाय अ कॉमन आर्टिकल, और दोनों नाउन्स के पास कॉमन आर्टिकल हो, यानी कि एक ही तरफ आर्टिकल हो, द केस ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स सिंगुलर, वेदर पर्सन और प्लेस और थिंग कुछ भी हो वो हमेशा कैसे रहेगा, सिंगुलर केस रहेगा, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। तो पर्सन, प्लेस या थिंग कुछ भी है सिंगुलर, तभी मैंने एग्जाम्पल दिया अ पोइट एंड राइटर, ये आर नहीं ले सकता, अ पोइट एंड राइटर, इज आया, और प्रोनाउन केस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हिज आया, देखा आपने, देर नहीं आया, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज, अब व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच एवरी, जब एक सेंटेंस की शुरुआत में ईच एवरी हो, ये तो आप ध्यान रखें हमेशा कि ईच एवरी कभी आर के साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा, ईच एवरी हमेशा इज के साथ एग्रीमेंट करेगा। सो ईच एवरी एंड टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, और दो नाउन्स को कौन जोड़े, एंड, नाउन एंड से जुड़े, अभी तक एंड ही चल रहा है, दोनों नाउन जुड़ रहे हैं एंड से, बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़े, लेकिन बॉय एंड गर्ल के सामने लिख दिया जाए ईच एवरी में से कुछ भी, सिंगुलर प्रोनाउन हैज़ टू बी यूज्ड ओवर देयर। सो एवरी डॉग एंड हॉर्स, देखा आपने, डॉग हॉर्स है लेकिन उसके सामने क्या लिख दिया मैंने, एवरी लिख दिया फिलहाल। तो आप देखो फर्स्ट सिंगुलर वर्ब है, देयर मतलब रॉन्ग है, क्या जाना चाहिए, इट्स। तो एवरी डॉग एंड हॉर्स हैज़ लॉस्ट इट्स टेल, तो दिस इज़ करेक्ट। क्यों भला, क्योंकि दो नाउन बेशक एंड से जुड़े हैं, ईच और एवरी कभी प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो एंड के एक तरफ या दोनों तरफ ईच एवरी नो लिख दिया जाए तो ये हमेशा सिंगुलर है। बट व्हेन इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, अगर एक सेंटेंस के अंदर वन को यूज़ किया जाए, है ना, वन को यूज़ किया जाए एज अ सब्जेक्ट, all the pronouns in the same sentence must be changed into one only or ones, देखिए आप, है ना, his her नहीं आएगा, इसको सिंपल करते हैं। अगर हमने बोला one of the boys, देखिए one of the boys has forgotten to take his bag, ये has और his क्यों आया, कि वन कौन होगा, एक बॉय होगा ना, तो वन ऑफ द बॉयज़ में हिज रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हुआ वन ऑफ द गर्ल्स फॉरगॉट टू टेक हर बैग, अब वन कौन होगी, 100% एक गर्ल होगी, तो रिप्लेस किसने किया, हर ने। अगर ये बॉयज़ गर्ल्स या ऑफ देम ना लिखा हो, अब लिखा है वन फॉरगॉट टू टेक, तो आगे क्या लिखेंगे, वंस बैग। अब हिज हर क्यों नहीं लिखा, अगर ये वन वर्ड किसी ग्रुप के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट ग्रुप के जेंडर के हिसाब से होगी। अगर ये वन वर्ड किसी ग्रुप के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसकी रिप्लेसमेंट ग्रुप के जेंडर के हिसाब से होगी, यानी कि वन ऑफ द बॉयज़ में बॉय है तो हिज आ गया, वन ऑफ द गर्ल्स में गर्ल्स का मेंशन होने के केस में हर आ गया। अब वन अकेला है, इसमें कोई ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, तो वन फॉरगॉट टू टेक वंस बैग, फिर वहाँ हिज बैग नहीं आएगा, फिर वहाँ हर बैग नहीं आएगा, ठीक है। सो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम। तो इस बोर्ड पर फिलहाल हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला, एंड कंजंक्शन अगर दो नाउन्स को जोड़ता है तो हम जानते हैं वो प्लूरल होता है, लेकिन वो सिंगल कहाँ हो जाएगा, अगर ईच एवरी में से कुछ भी उधर मेंशन कर दो, एक नाउन या दोनों नाउन्स के साथ ही कर दो, जैसे कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल करेंगे तब भी सिंगुलर है, ठीक है। तो एंड कंजंक्शन के होने के बावजूद द केस ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो बोर्ड पर रूल हमारे सामने पड़ा है, एक वर्ड है वन, अगर ये ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो तो ये रिप्लेस होगा जेंडर ऑफ द ग्रुप के अकॉर्डिंग, है ना, इट विल बी रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द ग्रुप। बट जब वन वर्ड किसी ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं हो, ये पॉइंट है, तो वन अकेला सब्जेक्ट बना है, यहाँ नहीं लिखा ऑफ देम, ऑफ द बॉयज़, ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द टीचर, कुछ नहीं लिखा, तो वन शुड कीप, वन शुड डू, वन मस्ट फिनिश वंस, तब इसके लिए हिज या हर नहीं आ सकता, फिर वन के लिए वंस आएगा। सो एक बार देख लीजिए आप सब लोग कि रूल आपको क्लैरिटी हो गई हो, आई होप। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा समझने के लिए एफर्ट तो लगता ही है।
सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहें, आपको सिखा पाएँ कि आपने किस तरह से एरर डिटेक्ट करना है। इन सब चीज़ों को माइंड में रख के एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा तो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास में आज का फाइनल पॉइंट एंड दैट इज़ रूल नंबर 29 है। ये मिस प्रिंटेड है, यहाँ पे 29 है ये। तो 29th रूल क्या कहता है? 29th रूल आपको ईदर और नीदर नॉर नोट ओनली बट ऑल्सो और या नॉर इन 5 कंजंक्शन से मिलवाता है। 5 कैसे? देखिए, ईदर और ये एक साथ होता है, पेयर है ये ना, नीदर नॉर ये हो, इसके अलावा नोट ओनली बट ऑल्सो, या अकेला और कंजंक्शन हो, या अकेला नॉर कंजंक्शन हो। ये आप देखो मैंने जो ब्लैंक एरियाज रखे हैं इसका मतलब क्या है? नोट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, है ना, नोट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, आई और ही, शी और ही। तो कहने का मतलब ये 5 हो गई टोटल। देखो, ईदर और नीदर नॉर नोट ओनली बट ऑल्सो और नॉर, टोटल कितने हुए? 5 हुए। इन 5 कंजंक्शंस में आपको क्या ध्यान रखना है? जब ये 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, इनमें से कोई भी कंजंक्शन जब 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, कैसे भला? नोट ओनली राम बट ऑल्सो आई, ही और शी और राम। तो इनमें आपने देखा 2 सब्जेक्ट जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, बट जो प्रोनाउन होगा या जो वर्ब होगी वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी? जो भी सेकंड पोजीशन पर गिवन हो। सो लेट मी रीड द रूल कंप्लीटली। व्हेन 2 or more nouns are joined together by either or, neither nor, not only but also, or या nor, the pronoun is always according to the second subject। जो भी सेकंड पोजीशन पर है उसी का ही प्रोनाउन यूज़ होगा। जैसे कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो आई, तो माई आगे जाकर यूज़ हो सकता है। राम के अकॉर्डिंग हिज नहीं आएगा, या देर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ही और शी में आगे जाके हर यूज़ होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर शी जो अनाउंस हुआ। शी और राम में सेकंड पोजीशन पर राम है तो आगे जाकर हिज अनाउंस होगा। तो मतलब जब 2 सब्जेक्ट इनमें से, इन 5 कंजंक्शंस में से किसी से भी कनेक्ट किए जाएं, किसी को भी यूज़ करके कनेक्ट किए जाएं, तो सब्जेक्ट सेकंड माना जाता है। तो लाइन की वर्ब भी और लाइन का प्रोनाउन भी किसके हिसाब से होगा? जो भी सेकंड पोजीशन पर है। सो लेट मी रीड द एग्जांपल्स। राम और श्याम शुड इन्वेस्ट हिज, है ना, शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस। आपने देखा मोहन, राम और मोहन, मोहन के हिसाब से हिज आया। नीदर राम नॉर श्याम, तो नॉर के पीछे वाला कौन है? श्याम, है ना, कन्फेस्ड हिज गिल्टी। अब यहाँ पे भी देयर क्यों नहीं आया? जबकि राम एंड श्याम 2 जन है, लेकिन एंड नहीं है ना, नीदर राम नॉर श्याम है, एंड नहीं है, राम और मोहन है। ईदर सीता और हर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब सेकंड पोजीशन पर एक नाउन है जो कि फ्रेंड्स है, जिसका मतलब वो प्लूरल है। सो ईदर सीता और फ्रेंड्स फॉरगॉट टू टेक देयर प्राइज। तो यहाँ हर या हिज या सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नाउ वी आर गिवन अ प्लूरल नाउन ऑन द सेकेंड पोजीशन। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल है तो इसीलिए देयर आ गया। तो फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर देयर। ईदर द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट्स, आप देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पर कौन है? सबॉर्डिनेट्स है। फेल्ड इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज, तो सबॉर्डिनेट्स की वजह से यहाँ पर देयर आया। तो ये जो कंजंक्शंस मैंने आपको अभी दिखाई हैं, इन कंजंक्शंस को लर्न ही करना पड़ेगा। देखिए टोटल 5 हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर, टोटल 5 है। इनमें 2 सब्जेक्ट जुड़ते दिखेंगे, लेकिन आप सब्जेक्ट किसको मानेंगे? जो भी गिवन हो सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड सब्जेक्ट जो भी हो उसके जेंडर और उसके सिंगुलर या प्लूरल बेस को ध्यान में रखकर लाइन का वर्ब आएगा, लाइन का रिप्लेसमेंट यानी कि प्रोनाउन आएगा, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हों। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं मालूम होगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है दिक्कतें आएंगी। सो एक झटपट रीकैप देती हूँ। पहले आप इस बोर्ड को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। कोई डाउट प्रॉब्लम हो वो आप सेंड कर सकते हैं मैसेजेस हमें, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए गए होंगे। नहीं तो ये आप अच्छे से ध्यान से फॉलो करोगे ना, बहुत ईजी है। हाँ, जब नहीं मालूम होगा तो ये टफ़ है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट से रीकैप दे रही हूँ मैं सारे बोर्ड्स का। सो आज का फर्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लेसेस को रिलेट करेगा। सेकंड पॉइंट, दैट रिलेटिव
प्रोनाउन होने पर एक जनरल वर्ड को रिलेट करेगा जिसमें एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी, नो वन, नोथिंग, नथिंग, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, इन वर्ड्स को रिलेट करेगा। तो आपको ये वर्ड्स ही लर्न कर लेने चाहिए, बेटर रहेगा आपके लिए। तो वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच नहीं जा पाएगा, वहाँ पे हमेशा दैट जाएगा। ठीक है। यूज़ ऑफ इट के अंदर हमने सीखा कि इट सबसे पहले एनिमल, कंट्री, नॉन लिविंग, टॉडलर, इस एक्सप्रेशन की जगह इट आ जाता है जब वो सिंगल होते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन प्लूरल होते हैं तो इनकी जगह दे, देयर, देम होना चाहिए। यूज़ ऑफ इट में हमने नेक्स्ट पॉइंट सीखा कि एक डमी सब्जेक्ट का रोल करता है कुछ लाइंस को कंपोज करने में। लाइन का सब्जेक्ट दिखता है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होता, डमी सब्जेक्ट कह सकते हो आप इसको। जब ये क्या बता रहा हो आपको, किसी टाइम बताए, है ना, कोई डिस्टेंस बताए, टेम्परेचर या वेदर बता रहा हो या सीजन बता रहा हो, तब एक लाइन का सब्जेक्ट जो होता है वो इट होता है, जो खुद सब्जेक्ट या डूअर नहीं है, लेकिन उसको हम डमी या एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो तभी लाइन्स का सब्जेक्ट आपको इट दिखाई देगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एंड कंजंक्शन से जब आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल ही बिहेव करते हैं, दैट्स वाई देयर रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर एंड कंजंक्शन दो नाउन्स को जोड़ रहा है लेकिन दोनों नाउन्स के सामने एक ही आर्टिकल है, कॉमन आर्टिकल है, द केस ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन सिंगुलर, तो इसका प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, एंड कंजंक्शन दो नाउन्स को फिर से जोड़ रहा है लेकिन अब ईच, एवरी में से कुछ भी उधर लिखा हो, स्टार्टिंग में किसी भी नाउन के या दोनों नाउन के सामने लिखा हो, द केस ऑफ द सब्जेक्ट अगेन रिमेन्स सिंगुलर, तो ये सिंगल बन जाएगा सब्जेक्ट, है ना। तो एवरी डॉग एंड हॉर्स कभी भी देयर नहीं होगा, हमेशा इट्स होगा। लास्ट पॉइंट जो हमने इस बोर्ड पर सीखा था वो ये था कि वन जब भी किसी ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़ लिखा है, वन ऑफ द गर्ल्स लिखा है, तो बॉयज़ वाले एक्सप्रेशन में ये हिज से रिप्लेस हुआ, गर्ल्स वाले केस में ये हर से रिप्लेस हुआ। लेकिन अगर वन किसी ग्रुप के साथ जुड़ा ना हो, यानी कि अकेला है वन, तो ये वंस से रिप्लेस होगा, है ना। तो ये हिज हर से रिप्लेस नहीं होगा। और इस वंस की स्पेलिंग्स को ध्यान दीजिए, ONE अपॉस्ट्रॉफी कोमा जैसा लगता है, इसमें नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। और आज का लास्ट और 29th पॉइंट हमने जो सीखा है वो ये है, कुछ कंजंक्शंस हैं, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और या नॉर, ये टोटल 5 हैं। आप इनको गिनकर लर्न कर सकते हैं। इनमें दो सब्जेक्ट जुड़ते दिखेंगे, लेकिन कौन सब्जेक्ट माना जाता है, जो भी सेकंड पोजीशन पर हो। तो जो सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पर है उसी की वर्ब होती है लाइन में, उसी के लिए ही यूज़ किया जाता है लाइन का प्रोनाउन भी। तो देखिए ये आज का जो हमने कंटेंट सीखा, यहाँ पे हम अपना प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन हेयर जर्नी बिगिंस, क्योंकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करके आंसर निकालने हैं। देखिए आप निकाल पाएंगे अगर आप एक बार टाइम डिवोट करेंगे। तो क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या आप रिकॉर्डेड लेक्चर से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको बहुत मोटिवेटेड होते रहना पड़ेगा, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप घर पर खुद को ही मोटिवेट करें। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हर सब्जेक्ट की आप सॉल्व करेंगे ना, उतने ज़्यादा एक्सपर्ट आपको खुद में फील होगा, मतलब खुद को आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट या माहिर फील कर पाएंगे। तो नाउन और प्रोनाउन अटेंड कर लिया हो आपने अगर, तो फिर आप एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करना, और हो सके तो कोशिश करना कि वीडियो को देखकर ही करना बाद में, क्योंकि उससे पहले डाउट्स रहेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक ऐसी बुक को परचेज़ करके फॉलो करना जिसकी आंसर की उधर हो, ताकि आपको क्लैरिटी भी साथ साथ होती रहे। ठीक है। ये था हमारा प्रोनाउन का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कुछ नया टॉपिक, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।